देशवासियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आज की वीडियो में हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्हें न सिर्फ आप हम जानते हैं बल्कि सारी दुनिया उनके नाम से परिचित है, जिनकी महानता सोशल वर्क, बिजनेस स्ट्रेटजी और लीडरशिप क्वालिटी के लिए इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाटा ग्रुप के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी की। जी हाँ, ये वही रतन टाटा जी हैं जिन्होंने साल 2020 में कोरोना के खिलाफ फाइट करने के लिए वेंटिलेटर, पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स और कोरोना टेस्टिंग किट के लिए इंतज़ाम किए थे। इसके अलावा रतन टाटा जी ने कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए देश को 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था। और यदि हम बात करें कंट्री के प्रति उनके कंट्रीब्यूशन की, तो आज भी रतन टाटा जी अपनी कंपनी टाटा ग्रुप का 66% के आसपास अपनी कंपनी का प्रॉफिट सोशल वेलफेयर जैसे कि एजुकेशन, मेडिसिन एंड रूरल एंड डेवलपमेंट के लिए दान कर देते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी के डोनेट किए हुए 66% प्रॉफिट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे देश भर में टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो कि मोर देन 70,000 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। ये 70,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम होती है कि यदि हम बात करें अपने देश में पूरा आसाम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और गोवा चारों स्टेट को मिला दें तब भी ये चारों स्टेट इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते। और दोस्तों, 70,000 करोड़ टैक्स पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 66% प्रॉफिट रतन टाटा जी डोनेट कर देते हैं। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इनकी एक कंपनी टीसीएस की मार्केट वर्थ इतना ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान का टोटल मार्केट स्टॉक एक्सचेंज मीन्स पूरे पाकिस्तान की टोटल कंपनी की मार्केट वर्थ एक तरफ और हमारे टीसीएस कंपनी की मार्केट वर्थ एक तरफ कर दे तो भी टीसीएस कंपनी की मार्केट वर्थ ज़्यादा होगी। यानी कि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सारी कंपनियों के मार्केट वर्थ से भी ज़्यादा टीसीएस की मार्केट वर्थ है। इसके अलावा टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि टीसीएस का मार्केट कैप 120 से अधिक देश जैसे कि श्रीलंका, केन्या, कोस्टारिका, बुल्गारिया जीडीपी से भी अधिक है। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया की टोटल जीडीपी का 4% टाटा ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारे रतन टाटा जी इतने महान हैं कि उनकी रिस्पेक्ट है उन्हीं के कंपटीटर पूरे दिल से करते हैं। एक समय की बात है जब नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, जब उनको बोला गया कि आप रतन टाटा जी को उनके इंडियन बिजनेस और इंडियन इकोनॉमी को नए आयाम देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दीजिए। और वो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने गए और टाटा को सम्मान देते समय और रतन टाटा जी को सम्मान देने के बाद नारायण मूर्ति झुके और टाटा जी के पैर छुए और रतन टाटा जी से आशीर्वाद भी मांगा। इस बात के लिए रतन टाटा जी ने खुद नारायण मूर्ति के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अलावा रतन टाटा जी ने इस मूवमेंट को इंस्टाग्राम में भी शेयर किया। और रतन टाटा जी ने लिखा कि एक महान मित्र श्री नारायण मूर्ति के हाथों द्वारा सम्मानित किया जाना एक सम्मान की बात है। वो इंस्टाग्राम पर कहते हैं, मैं वास्तव में विनम्र हूँ। यहाँ पर इस इंसिडेंट का एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब यह है कि टीसीएस के मालिक यानी रतन टाटा जी और उन्हीं की कंपनी के कॉम्पिटिटर इन्फोसिस जिनके मालिक श्री नारायण मूर्ति जी हैं,
ये TCS चलाते हैं और वो इन्फोसिस चलाते हैं। उनमें आपस में मार्केट में कंपटीशन है और जहाँ कॉम्पिटिटर भी जिनके दिल से पैर छुए ऐसे हैं अपने रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के लिए उनके कॉम्पिटिटर भी अपनी दिल्स में रिस्पेक्ट, आदर और सम्मान की भावना रखते हैं। रतन टाटा जी का मानना है जिंदगी में हर वस्तु सरलता से नहीं मिलती, उसके लिए काम के प्रति और मंजिल तक पहुंचने का जुनून होना चाहिए। उनका कहना है कि हर व्यक्ति सपने देखता है पर सपने सच उन्हीं के होते हैं जो सपनों के पीछे दौड़ते हैं और तब तक भागते हैं जब तक सपने सच न हो जाएं। रतन टाटा जी की एक फिलॉसफी है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। इट मीन्स मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय पहले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। मैं फैसला लेता हूँ, बाद में उसे सही बना देता हूँ, ऐसा रतन टाटा जी का मानना है। उनकी एक और फिलॉसफी है, अप्स एंड डाउन इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ECG मीन्स वी आर नॉट अलाइव। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी रेखा का मतलब होता है हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी की ज़िंदगी उतार और चढ़ावों से भरी हुई है। रतन टाटा जी का जन्म 1937 में सूरत, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और नवल टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दस्तक पोते थे। उन्होंने 25 साल की उम्र में 1962 में टाटा समूह के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। रतन टाटा ने कर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट BS और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। रतन टाटा जी ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने कैरियर की शुरुआती साल 1961 में एक वर्कर के तौर पे की, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वह रिटायर हो गए। रतन टाटा जी ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर तक पहुंचा दिया। इनके चेयरमैनशिप में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना तक बढ़ा और 22 साल के अंदर 40 गुना रेवेन्यू बढ़ा दिया और प्रॉफिट इन्होंने 50 गुना तक बढ़ाया। रतन टाटा जी ने भारत की पहली स्वदेशी कार की डिजाइन और लॉन्च की। उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की शुरुआत भी की और भारत की पहली स्वदेशी विकसित कार इंडिका की भी डिजाइन की और लॉन्च भी की। रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो को भी उन्होंने 2008 में लॉन्च किया। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक निर्माण करने वाली टाटा कंपनी भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है और इसकी कामयाबी का श्रेय बहुत हद तक रतन टाटा जी को ही जाता है। 20 सालों से अधिक टाटा के चेयरमैन रह चुके रतन टाटा जी को भारतीय उद्योग जगत में एक लिविंग लेजेंड की तरह देखे जाते हैं। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप में 100 से ज़्यादा कंपनियों को खड़ा किया, जैसे कि टाटा केमिकल, टाटा टेलीकम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, तनिष्क, वोल्टास, टाटा कैपिटल, टाइटन, विस्तारा, क्रोमा एंड टाटा स्टारबक्स के साथ साथ भी कई मल्टीनेशनल कंपनी आती हैं और 100 से ज़्यादा देशों में चल रही हैं। इन कंपनियों में स्विच से लेकर स्टील, चाय से लेकर 5 स्टार होटल्स तक और नैनो से लेकर हवाई जहाज़ तक सब कुछ मिलता है। दोस्तों, टाटा ग्रुप को ग्लोबल मार्केट में नई पहचान तब मिली जब रतन टाटा जी ने एंग्लो डच स्टील मेकर कंपनी
कोरस एंड ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर और ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का एक्विजिशन किया, यानी कि इन कंपनियों को रतन टाटा जी ने खरीद लिया। यह कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं था और ना ही कोई स्पॉन्टेनियस इवेंट था। इसके पीछे रतन टाटा जी का 10 साल का जुनून था। कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपने अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं और टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा जी पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। यह इंसिडेंट है 1998 की, जब रतन टाटा जी ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को मार्केट में लॉन्च की। कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए रतन टाटा जी ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की थी। लेकिन इस कार को मार्केट में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं मिला और यह प्रोजेक्ट रतन टाटा जी को कोई खास फायदेमंद नहीं साबित हुआ और टाटा मोटर्स कंपनी घाटे में जाने लगी। और कई लोगों ने इस घाटे को देखते हुए रतन टाटा जी को इसे बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा जी को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी को बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। फोर्ड टाटा के इस कार वेंचर को खरीदने में इंटरेस्टेड थे और हमारे रतन टाटा जी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट में गए, जिसके बाद रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। फोर्ड के मालिक ऐसा जताया कि टाटा की कार वेंचर खरीदकर वे टाटा पर एहसान कर रहे हैं। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छा गए और फिर वो वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। इसके बाद रतन टाटा जी ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी भी कीमत में नहीं बेचेंगे और इस कंपनी को नई ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे। इसके लिए रतन टाटा जी ने एक रिसर्च टीम तैयार की और मार्केट को एनालिसिस किया और इंडिका कार की डिज़ाइन को रिव्यू किया और इंडिका कार में जितने भी ड्रॉबैक थे, जितनी भी खामियां थी, उन्हें दूर किया और फिर से उसे मार्केट में लॉन्च किए। जिसके बाद भारतीय मार्केट के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने नई सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छुआ। इस इंसिडेंट के बाद फोर्ड कंपनी का लॉस होना भी स्टार्ट हो गया और 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी बैंकरप्सी के होने के कगार पर पहुंच गई, जिसमें मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा जी ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और
बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा जी चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ मीटिंग हुई थी, उसी मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि महान लोग अपनी सफलताओं से लोगों को जवाब दिया करते हैं। इसके अलावा रतन टाटा जी ने कई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया। रतन टाटा जी को एक सक्सेस इन्वेस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने शुरुआती स्तर पर कई स्टार्टअप पर पैसे भी लगाए हैं, जैसे कि कैब एग्रीगेटर ओला, पेटीएम, कार देखो, क्यूरियोसिटी, स्प्रेड डील जैसे कई स्टार्टअप पर उन्होंने निवेश किया है। इस नेक काम के लिए रतन टाटा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यदि हम बात करें रतन टाटा जी की, तो वो अपनी ही कंपनी में टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम शेयर होल्डिंग के मालिक हैं, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट में, जैसे कि सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट, ऐसे ही कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है, जो कि इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, लाइवलीहुड, आर्ट एंड कल्चर के सेक्टर में सोशल कामों में खर्च किए जाते हैं। मतलब कि रतन टाटा जी को 134 कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए, बट रतन टाटा जी अपनी फैमिली के वैल्यू को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी का मैक्सिमम हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर दिए। और मुंबई आतंकी हमले के दौरान जब ताज होटल को आतंकवादियों द्वारा टारगेट बनाया गया था, तब उन्होंने अपने एम्प्लॉय की मदद खुले हाथों से की थी। और ताज होटल पर हमले होने के बाद रतन टाटा खुद वहां पहुंचे थे। टाटा खुद ही घायल के घर गए और परिजनों को भरोसा दिलाया। उस आतंकी हमले में जो लोग इंजर्ड हुए, जख्मी हुए, उन सभी को रतन टाटा जी ने खुद ही कंपनसेट किया। और होटल में घायल सभी लोगों की न केवल इलाज कराया गया, उन्हें फाइनेंशियली मदद भी किया गया। रतन टाटा ने अपने कर्मचारियों की ही नहीं, अपितु हमले में प्रभावित आसपास के ठेले वालों की भी मदद की। उनको फिर से रोजगार शुरू करने के लिए फाइनेंशियली मदद की। इसके अलावा उनके पूरे फैमिली की भी जिम्मेदारी ली। ऐसा माना जाता है कि यदि जीवन में सफल होना है तो सफल व्यक्ति की तरह काम करना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। पर रतन टाटा की फिलॉसफी ऐसी बिल्कुल ही नहीं थी। उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण एवं कुछ विशेष प्रतिभाएं होती है, इसलिए व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए अपने गुणों को पहचानना चाहिए। यहाँ तक कि जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया, तो उन्होंने कहा था कि कभी भी रतन टाटा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि दूसरों की नकल करने वाले व्यक्ति थोड़ी समय के लिए सफलता को जरूर प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। रतन टाटा जी का मानना था अपने जीवन की परिस्थितियों और अपने प्रतिभाओं के अनुसार अपने लिए अवसर एवं चुनौतियों को चिन्हित करना चाहिए और दूसरे सफल लोगों से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब वह व्यक्ति सफल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। किंतु प्रेरणा लेते समय आंखों को बंद नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सभी को अलग अलग रिजल्ट मिलता है।
इस सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है, इसलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार लाना चाहिए। जैसे कि पेड़ काटने के पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की आवश्यकता होती है, इसलिए जब 8 घंटे में पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाने पर सफलता प्राप्त होने के अवसर बढ़ जाते हैं। वैसे तो रतन टाटा जी पर ऐसे कई मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंसिडेंट हैं जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी कंप्लीट फिलॉसफी को एक्सप्लेन करना एक वीडियो में इम्पॉसिबल है, बट उनके बारे में रिसर्च करते हुए उनकी कुछ बातें जो मेरे जहन में बैठ गई है और जो भी बातें मैंने सीखा है, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कभी भी किसी आदमी की ज़िंदगी में कोई असर नहीं डालती, बल्कि उस सिचुएशन में लिया गया डिसीजन उसकी ज़िंदगी में असर डालती है। कहते हैं कि प्रॉब्लम किसी एक पर्सन की लाइफ में नहीं आता, लेकिन उस प्रॉब्लम में आप क्या डिसाइड करते हैं, दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। जब रतन टाटा जी ने जब कोरस को टेक ओवर किया और जगुआर एंड लैंड रोवर को टेक ओवर किया, तब कंपनी के एक्विजिशन के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गया। रतन टाटा जी को भारी नुकसान हुआ और कई फाइनेंशियल लॉबी के लोगों ने कहा कि अब टाटा रतन बैंकरप्सी हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, और ये रतन टाटा जी का सबसे डिजास्टर डिसीजन था। लेकिन रतन टाटा की वो लाइन, वो कहते हैं कि मैं कोई गलत या सही डिसीजन के बारे में नहीं सोचता, मैं डिसीजन ले लेता हूँ और उसे सही साबित कर देता हूँ। सही मायने में रतन टाटा जी हमारे देश के रतन हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।